जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1998 में जब भारत की तरफ से परमाणु परीक्षण किए गए थे, उसके बाद जापान उन देशों में सबसे ज्यादा आगे था जिसने भारत का बहुत मजबूती से विरोध किया। लेकिन समय के साथ ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा नॉर्मल हो गए और उसके बाद जापान में एक रेवोल्यूशनरी प्राइम मिनिस्टर आए, मिस्टर शिंजो आबे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो भारत के लिए सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए जो जापान के अंदर स्थापित हुए। काफी लंबे समय तक उनका कार्यकाल चला और इस दौरान उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अच्छी दोस्ती हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और जापान के रिलेशनशिप शिखर तक पहुंचे। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि क्वाड को जो फॉर्म किया गया और क्वाड आज जिस अंदाज में है, उसके लिए श्रेय जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का। इन दोनों के ही प्रयासों से, डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग से क्वाड को आज फॉर्म किया गया और इन फ्यूचर ये चाइना को काउंटर करने में मामूली ही सही लेकिन योगदान जरूर देगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये नेटो जैसा हो जाए। और यहीं पर शिंजो आबे ने भारत की प्रगति के लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बुलेट ट्रेन शामिल थी। हम सभी जानते हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान द्वारा भारत को बहुत ही मामूली ब्याज दरों पर लोन दिया गया था। एंड जिन लोगों को पता नहीं, उन्हें बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो लोन दिया गया था कुल 88,000 करोड़ का था, 88,000 करोड़ रुपीस, और इसके ऊपर ब्याज कितना लगना था? 0.1% का। जी हाँ, और इससे भी अचरज वाली बात यह है कि ये लोन अदा करना था भारत को अगले 50 सालों में। जी हाँ, 50 सालों में। और जिस दिन ये पूरा लोन भारत को मिल जाएगा, उसके 15 सालों के बाद पहली किश्त हमें देनी होगी। यानी पहले तो आप लोन ले लीजिए, उसके बाद इसे 15 सालों तक इस्तेमाल कीजिए, अपने रेल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। उसके बाद जब 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब इसकी पहली किश्त दी जाएगी और अगले 50 सालों में आप इस लोन को बराबर कीजिए। इस दौरान आपको ब्याज भी कितना कम लग रहा है। और इसके तहत हम सभी जानते हैं कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को स्थापित करने में जापान भारत को मदद करने जा रहा है। तो अब इसी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस रेल नेटवर्क के लिए जो लोन दिया गया था जापान की तरफ से भारत को, इसकी चौथी किस्त जापान की तरफ से भारत को दे दी गई है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि आज ही जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भारत के विजिट पर आए हैं और यहाँ पर उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उनका मेन मकसद यहाँ पर क्या है, लेकिन जो भारत के लिए सबसे अच्छी चीज निकल कर आई वो ये है कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए या बुलेट ट्रेन के लिए चौथी किस्त जो कि 18,000 करोड़ रुपए की थी, वो उनकी तरफ से भारत को दी गई है। जी हाँ, दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में दस्तावेजों के ऊपर हस्ताक्षर हुए और एक दूसरे को आदान प्रदान करके ये प्रक्रिया पूरी की गई। इसके तहत जो रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, ये कुल 508 किलोमीटर लंबा होगा और 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैभव की तरफ से बताया गया है कि 2026 का लक्ष्य रखा गया है जब पहली बार इस रूट पर ट्रेन दौड़ेगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि डिफेंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा, जिसकी उम्मीद थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में इस डिफेंस कॉपरेशन को रीडिजाइन किया जाएगा। यानी भारत और जापान के बीच में अभी तक जितने भी डिफेंस रिलेशनशिप थे, इन्हें और आसान, और ज्यादा सरल, और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए रीडिजाइन किया जाएगा। यानी बीच में जितनी भी बाधाएं थी उन्हें अब और कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को बड़े पैमाने पर सहयोग कर सके। इसी के साथ साथ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए जो फिलहाल परिस्थितियां हैं, इन्हें और सुधारने के लिए जापानीज कंपनीज को भारत इनवाइट किया है। और हम सभी जानते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जापान की कंपनीज चाहती है कि जीरो चाइना पॉलिसी को अप्लाई किया जाए। यानी जापानीज कंपनीज नहीं चाहती कि उनका किसी भी तरह का विनिर्माण चाइना के अंदर हो और उनके काम से फायदा सीधे चाइना को हो। इसके लिए वो ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए भारत बेस्ट है, हम सभी जानते हैं। और जापानीज कंपनीज बहुत जल्द चाइना से निकलने की फिराक में है और भारत आने वाली है, जिनको आमंत्रित किया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिसके लिए कई सारी जमीन वगैरह भी देने की जवाबदारी भारत सरकार की तरफ से ली गई है। और कई सारे अन्य इनिशिएटिव भी इन जापानीज कंपनीज को दिए जाएंगे जब ये भारत आएंगी। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर इस समय यहाँ आकर इंडो पैसिफिक को लेकर अपने नए प्लान को अनवील करेंगे। तो इसी के तहत बताया जा रहा है कि 2030 तक इंडो पैसिफिक के लिए स्पेशली $75 बिलियन जुटाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाई जा सके। कहने का मतलब ये डिफेंस की तरफ अब बढ़ने जा रहा है सहयोग, और इस क्षेत्र में सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पालन किया जाए, उनके आधार पर ही सभी देश चले, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा।
इसी के साथ साथ जिस चीज का इंतजार था हमें वो भी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच में ग्रीन एनर्जी को लेकर भी कई सारे समझौते हुए हैं जिनको लेकर काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ जापानीज डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत को सौंपी जाएगी और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो सबमरीन्स की परियोजना है और साथ ही स्मार्ट सिटीज की जो परियोजनाएं हैं उसमें पूरा समर्थन रहेगा जापान की तरफ से। और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग तक जापान की तरफ से भारत को दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। तो कहने का मतलब काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है भारत और जापान के बीच में। लेकिन जो सबसे बुरी बात रही वो यही रही, इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जापान की तरफ से भारत को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो G7 कंट्रीज की तरफ से रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप इंपोज किया गया है उसका पालन करे भारत। उसी आधार पर भारत रशिया से तेल खरीदे और इसके अलावा G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एंटी रशिया के लिए किया जाए और रशिया के खिलाफ भारत किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई करे, जो कि संभव नहीं है, हम सभी जानते हैं। बाकी उनकी यात्रा मिली जुली रही और काफी कुछ बेनिफिट हुआ।